माय हीरो एकेडेमिया एक मास्टरपीस है, ऐसा मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस एनीमे में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है। लेकिन माय हीरो एकेडेमिया में काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाते हैं, लेकिन उनके बारे में ना तो फैंस बात करते और ना ही यूट्यूबर्स उन पर वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताने वाला हूँ और कोशिश करने वाला हूँ ये प्रूव करने की कि माय हीरो के बारे में फैंस जो कुछ भी सोचते हैं उससे तो बहुत ही बेहतर एनीमे है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट कंसेप्ट से। अब देखो, सुपर हीरो जॉनरा काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 1940 से इसके ऊपर स्टोरीज लिखी जा रही हैं और इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन भी आ चुका है। लेकिन आज तक कोई भी इस कंसेप्ट के साथ नहीं आया जहाँ पे कि बच्चे स्कूल में जाएं और ट्रेनिंग लें सुपर हीरो बनने के लिए। अब काफ़ी सारे फैंस को ऐसा लगता है कि माय हीरो एकेडेमिया एक्समैन की कॉपी है, क्योंकि उन दोनों में ही म्यूटेंट कंसेप्ट का यूज हुआ है। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि माय हीरो एकेडेमिया में जितना ज़्यादा स्कूल लाइफ को एक्सप्लोर किया गया उतना किसी भी दूसरी सुपर हीरो स्टोरी में नहीं हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, स्पोर्ट फेस्टिवल हो रहे हैं, आर्टिकलशिप मिल रही है और ये सिखाया जा रहा है कि कैसे सुपर पावर्स को कंट्रोल करना है और साथ में क्रिएटिव तरीके से यूज भी। अगर आप लोगों को स्पोर्ट फेस्टिवल की फाइनल बैटल याद हो तो उसमें बाकुगो तोडोकी को जिस अटैक से हराता है वो उसने खुद ने क्रिएट किया था। यानी बाकुगो की क्वर्क किस्मत की देन थी, लेकिन उसने जो अटैक किया वो उसकी खुद की क्रिएटिविटी थी। और इस टाइप की क्रिएटिविटी हमें बहुत ही कम सुपर हीरो स्टोरीज में देखने को मिलती है, क्योंकि रियरली हम देखते हैं कि मार्वल डीसी के सुपर हीरो किसी भी नए मूव की प्रैक्टिस कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो ऐसे कोई नए अटैक को क्रिएट करने की जिससे कि वो विलन को हरा सके। और यही चीज माय हीरो एकेडेमिया को डिफरेंट बनाती है। फिर माय हीरो एकेडेमिया का अगला पॉइंट जो कि मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा वो है होरिकोशी का कैरेक्टर्स का यूज करके वर्ल्ड बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना। जैसे कि शुरुआत में ही हमें पता लग जाता है कि माय हीरो एकेडेमिया की दुनिया में ना ही सिर्फ हीरोज रिकॉग्नाइज्ड हैं बल्कि ऑफिशियली रैंक्ड भी। एक ऐसा कंसेप्ट जो कि हमने पहले कभी भी मार्वल डीसी में होते हुए नहीं देखा। हालांकि इस रैंकिंग का कोई भी खास पर्पस नहीं है, लेकिन इससे कैरेक्टर्स के अराउंड हाई बिल्ड होती है और एक सस्पेंस क्रिएट होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रैंक्ड हीरोज को तो काफी जल्दी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन थर्ड रैंक हीरो काफी लेट आता है और कितने टाइम तक फैंस के मन में भी एक क्यूरियोसिटी रहती है कि वो कैसा दिखता होगा, उसकी बैक स्टोरी क्या होगी और उसका प्लॉट में क्या रोल होने वाला है। बिल्कुल इसी तरीके से माय हीरो एकेडेमिया में क्वर्क मैरिज का कंसेप्ट है, यानी कि अगर दो पेरेंट्स मिलकर एक बच्चे को पैदा करते हैं तो हो सकता है कि उस बच्चे में उन दोनों पेरेंट्स की क्वर्क आ जाए। अब इसके होने की कोई सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। और इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ही इमेजिन करो कि 3 कैरेक्टर्स को ना सिर्फ क्रिएट किया गया बल्कि साथ में डेवलप भी। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एक्समैन में भी हो सकता था, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा डेप्थ में वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं करी गई। अब आप लोगों ने जरूर ये नोट किया होगा कि कैसे हीरोज को ऑर्गेनाइज फॉर्म में दिखाया जाता है जबकि विलन्स को अनऑर्गेनाइज फॉर्म में। अब ये दिखाना भी काफी ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि विलन्स कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हीरोज ऐसा होने ही नहीं देंगे। और इसलिए जो विलन्स की अंडरग्राउंड सोसाइटी दिखाई गई है जिसमें कि एक प्रोसेस है कि कैसे विलन्स इकट्ठा हो रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर रहे हैं, इसको भी होरिकोशी ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। और ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मली हमें दूसरी सुपर हीरो स्टोरीज में देखने को नहीं मिलती हैं, और इसलिए वर्ल्ड बिल्डिंग भी माय हीरो एकेडेमिया का एक बहुत ही ज्यादा यूनिक पॉइंट है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है म्यूजिक। अब हम सभी को पता है कि माय हीरो एकेडेमिया का म्यूजिक कितना ज्यादा जबरदस्त है। अगर आप YouTube पे इसके OST को सर्च करोगे ना तो उस पर भर भर के व्यूज हैं। और मुझे माय हीरो एकेडेमिया का म्यूजिक इतना ज्यादा पसंद है कि मैं उसको S में रखूंगा अलॉन्ग विद ब्लीच, नारुतो और अटैक ऑन टाइटन। अब वैसे तो इस वाले पॉइंट में सभी लोग मुझसे एग्री होंगे ही और काफी ज्यादा बेसिक पॉइंट है, इसलिए मैं इसकी और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा और मूव करूंगा उन पॉइंट्स की तरफ जिसके कारण मैं माय हीरो एकेडेमिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। राइवलरी। अब वैसे तो राइवलरी का कंसेप्ट ड्रैगन बॉल ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उसको और बेटर किया नारुतो ने, क्योंकि ड्रैगन बॉल में जहाँ गोकू और वेजिटा की राइवलरी को अच्छी तरीके से तो दिखाया गया, लेकिन वेजिटा के फीट्स और पावर्स को कम रखा गया। वहीं नारुतो में हम देखें तो सास्के और नारुतो के बीच में एक पावर बैलेंस रहता है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं और फीट्स के मामले में सास्के कम नहीं होता है।
लेकिन माय हीरो एकेडेमिया में इसी कंसेप्ट को एक बिल्कुल ही नई ऊंचाइयों पे ले जा दिया गया, एक ब्रांड न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करके, जो कि था ट्रिपल राइवलरी का कंसेप्ट। होरिकोशी ने डिसाइड किया कि वो मिडोरिया के एक नहीं बल्कि दो राइवल्स को क्रिएट करेंगे और पावर के मामले में बिल्कुल भी कम नहीं रखेंगे। इनफैक्ट वो तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मिडोरिया को स्पोर्ट फेस्टिवल के फाइनल तक ही नहीं पहुंचने देते। और अगर आपको लगता है कि इन तीनों के बीच का पावर बैलेंस काफी सही है, तो मैं बता दूं कि कैरेक्टर डायनामिक्स और इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच की रिलेशनशिप और भी ज्यादा बेटर है। अब स्टोरी की शुरुआत में ही हमें पता लग जाता है कि मिडोरिया और बाकुओ के बीच में बचपन से राइवलरी होती है, जहाँ पे कि मिडोरिया बाकुओ की रिस्पेक्ट करता है बिकॉज उसके पास एक गजब की क्वर्क होती है, लेकिन बाकुओ मिडोरिया की रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मिडोरिया लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसकती है जब मिडोरिया ना ही सिर्फ यूए में एडमिशन लेता है बल्कि बाकुओ को हरा देता है। और तब बाकुओ को पता लगता है कि मिडोरिया ने अपनी क्वर्क को उससे छुपाया है। तो ऐसे करके बाकुओ की मिडोरिया के प्रति जेलसी बढ़ने लगती है और तभी एंट्री होती है तोड़ोकी की, जिसकी पावर को देखकर बाकुओ के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं और उसको ऐसा लगता है कि वो तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे करके इन दोनों कैरेक्टर्स की राइवलरी भी शुरू हो जाती है। और फिर मिडोरिया जब तोड़ोकी की डार्कनेस को देखता है और उसको कन्फ्रंट करता है, तब तोड़ोकी को भी ये रियलाइज हो जाता है कि मिडोरिया के अंदर उसको ऑल माइट की झलक दिखती है। और चूंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स के मास्टर आपस में राइवल रह चुके हैं, इसलिए इन दोनों कैरेक्टर्स की भी राइवलरी शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे करके स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ऐसे काफी सारे इवेंट्स आते हैं जब ये तीनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे की पावर को देखकर इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन साथ में मोटिवेटेड भी होते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अब इन सारे ही इवेंट्स को तो ऑफकोर्स मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूँ बिकॉज ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं इतना बता देता हूँ कि सीजन 6 तक जो स्टोरी राइटिंग इन तीनों कैरेक्टर्स की राइवलरी के बीच की हुई है, वो मेरे को अभी तक सबसे बेस्ट लगी है। और हो सकता है कि माय हीरो खत्म होते होते ये राइवलरी बैटल शोनिन की दुनिया की सबसे बेस्ट राइवलरी बन के निकले। माय हीरो एकेडेमिया का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो कि मेरे को लगता है ना, वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, खास तौर पे एंडेवियर का। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एंडेवियर किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके चेंज हो जाता है, उसकी पूरी स्टोरी ही अपने आप में कैरेक्टर डेवलपमेंट की स्टोरी है। और इस टाइप की स्टोरी मैंने तो किसी भी कैरेक्टर की आज तक नहीं देखी। फिर दूसरी तरफ अगर आप ऑल माइट को देखोगे ना, तो कहाँ वो एक तरफ इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और कहाँ आज की डेट में वो एकदम आम आदमी है। तो उसकी जो बेचारगी दिखाई जा रही है ना, ये भी एक तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट है। और इस तरीके की स्टोरी भी मैंने आज तक किसी भी कैरेक्टर की नहीं देखी। अब बिल्कुल इसी तरीके से तोड़ोकी का फायर क्वर्क को एम्ब्रेस करना, मिडोरिया का वन फॉर ऑल क्वर्क को लेकर सेल्फ डाउट करना और बाकुओ का मिडोरिया को सीजन 6 में अपोलोजाइज करना एग्जाम्पल है कि कैसे होरिकोशी ने इन तीनों कैरेक्टर्स को भी डेवलप करने की कोशिश करी है। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर सारे फैंस बात करते ही हैं, लेकिन एक ऐसा भी कंसेप्ट है जिसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता और वो भी स्टोरी राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है पावर डेवलपमेंट का कंसेप्ट। पावर डेवलपमेंट यानी कि कोई भी राइटर अपने प्रोटैगनिस्ट को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, नई नई पावर्स देकर, ये ध्यान रखते हुए कि वो एकदम से ओवर पावर्ड ना बन जाए। और यहाँ पे तो होरिकोशी ने बिल्कुल आग लगा दी है, क्योंकि कहाँ मिडोरिया के पास में कोई भी क्वर्क नहीं होती है, लेकिन फिर उसके पास में वन फॉर ऑल आती है। जब वो वन फॉर ऑल को मास्टर नहीं कर पाता तो फिर वो शूट स्टाइल को डेवलप करता है। जब शूट स्टाइल का कंसेप्ट पुराना हो जाता है तो फिर फुल क्रॉलिंग का कंसेप्ट आता है, और जब फुल क्रॉलिंग का कंसेप्ट पुराना होता है तो फिर प्रेडिसेसर क्वर्क का कंसेप्ट आ जाता है। अब प्रेडिसेसर क्वर्क का कंसेप्ट आने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मिडोरिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन होरिकोशी ने उसे वो वाली क्वर्क दी है जिससे कि वो ओवर पावर्ड ना हो, बल्कि उसे स्ट्रेटेजिक फाइटिंग में मदद मिले, जिससे कि बैटल की कोरियोग्राफी और बेटर हो जाती है और फाइट सीन देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। और इसीलिए मेरे को मिडोरिया का पावर डेवलपमेंट सारे बैटल शोनिन प्रोटैगनिस्ट में सबसे अच्छा लगता है। अब आती हैं सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है सुपर पावर्स। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं एक सुपर हीरो फैन हूँ, और मेरे अंदर का सुपर हीरो फैन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है ये देखकर कि होरिकोशी ने ना ही सिर्फ नई नई वैरायटी की सुपर पावर्स का इंट्रोडक्शन करवाया, बल्कि साथ में उन्हें बैलेंस करने की भी कोशिश करी। अब कहने को डार्क शैडो को ही ले लो, ये क्वर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ रात में, क्योंकि दिन में इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से कामानारी की क्वर्क भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उसको प्रॉपरली एम नहीं कर पाता। तो इस तरीके की लिमिटेशंस कैरेक्टर्स को ओवर पावर्ड होने से बचाती हैं और उन्हें सोचने पे मजबूर करती हैं
कोई ऐसे तरीके या फिर हैक्स निकालने के लिए जिससे कि वो अपनी पावर को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाए। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है स्पोर्ट फेस्टिवल में, जहां पे कि मिडोरिया वन फॉर ऑल की लिमिटेशन को बाईपास करने के लिए शूट स्टाइल को डेवलप करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो तोड़ोगी को पंच करता है और उसको नॉकआउट करने में कामयाब नहीं हो पाता है तो वो इस बैटल को हार जाएगा, क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा और वो लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। तो इसीलिए मिडोरिया दिमाग चलाता है और अपने हाथों की उंगलियों को तोड़ना शुरू कर देता है। अब इससे तोड़ोकी नॉकआउट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो विंड प्रेशर जनरेट हो रहा है उससे में भी तोड़ोकी रिंग आउट हो जाए। तो हमने देखा कि किस तरीके से मिडोरिया ने एक चांस को 8 चांस में कन्वर्ट कर दिया शूट स्टाइल को डेवलप करके। बिल्कुल उसी तरीके से जब शिंसो की पावर का सीक्रेट रिवील हो जाता है तो हम सभी को लगता है कि अब ये कैरेक्टर किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी इसकी चाल में नहीं फंसेगा। लेकिन शिंसो सबको गलत प्रूव कर देता है सीजन 5 में इस लिमिटेशन का भी हैक निकाल के। अब किसी भी सुपर हीरो स्टोरी में चाहे कितनी भी यूनिक सुपर पावर्स क्यों न एग्जिस्ट करती हो, लेकिन वो जब तक काम की नहीं होंगी जब तक उनके बेसिस पे अच्छे फाइट सीन्स क्रिएट ना किए जाएं। और माय हीरो इस मामले में किसी से भी कम नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ पे माय हीरो के फाइट सीन्स की तारीफ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन पॉइंट है और हर किसी को पता ही है। मैं बात करने वाला हूँ एक बिल्कुल ही यूनिक कंसेप्ट की, जिसको कि अगेन होरिकोशी ने काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया, जो कि है सुपर पावर्स को फाइट्स के अलावा दूसरे किसी कंसेप्ट के साथ इंटीग्रेट करना, जैसे कि टूर्नामेंट्स या फिर कॉन्टेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा होते हुए हम पहली बार देख रहे हैं, बिकॉज हैरी पॉटर और चूनिन एग्जाम पार्ट 1 में हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर्स अपनी पावर्स का यूज करते हैं चीटिंग करके एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन होरिकोशी ने इस कंसेप्ट को बिल्कुल एक्सेल किया है और एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है कैवलरी बैटल और क्लास 1A वर्सेस क्लास 1B वाले कॉन्टेस्ट में। अब देखो, कैवलरी बैटल और क्लास 1A वर्सेस क्लास 1B के कॉन्टेस्ट को मैं काफी सारे एनिमे की फाइट से ऊपर पता है क्यों प्लेस करता हूँ, क्योंकि कई बार फाइट्स में हमें पता होता है कि कौन सा कैरेक्टर जीतेगा और एक कमजोर कैरेक्टर की फाइट को कोरियोग्राफ करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बात आती है टूर्नामेंट और कॉन्टेस्ट की, तो एक कमजोर कैरेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसके पास जो क्वर्क है वो उसे इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में एक एडवांटेज दे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शिंसो, क्योंकि अगर उसकी क्वर्क का सीक्रेट किसी को भी पता लग जाए तो 1-on-1 बैटल में तो वो कमजोर है। लेकिन आपको याद होगा सीजन 5 पार्ट 1 में उसकी क्वर्क का सीक्रेट पता होने के बाद भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर रहता है, क्योंकि पता नहीं है कि वो कब किसी भी कैरेक्टर को हिप्नोटाइज कर दे। और यही कारण है कि मेरे को सीजन 5 काफी पसंद है, क्योंकि मेरे अंदर के सुपर हीरो फैन को इस तरीके के कॉन्टेस्ट को देखने में मजा आता है। लेकिन अगर आप लोग सुपर हीरो फैन नहीं हो तो हो सकता है कि आपको सीजन 5 उतना अच्छा ना लगाओ। माय हीरो एकेडेमिया एक ऐसा एनीमे है जिसको लोग इसलिए क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर कमियां हैं, बल्कि लोग इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनको अपने अंदर के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को सेटिस्फाई करना है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि माय हीरो एकेडेमिया कोई मास्टरपीस नहीं है, चलो मान लेते हैं कि मिड टियर है, लेकिन फिर भी मैंने किसी भी पॉपुलर यूट्यूबर को माय हीरो की खुलकर तारीफ करते हुए नहीं देखा। और मैंने इस वीडियो में जो डेप्थ में जाके पॉइंट्स बताए हैं, ये तो मेरा ओपन चैलेंज है, कोई भी यूट्यूबर ढूंढ के दिखा देना, चाहे वो फॉरेनर कितना भी बड़ा वाला हो, माय हीरो की तारीफ इतनी डेप्थ में करा ही नहीं होगा। खैर, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और यूनिक लगा और आप चाहते हो कि इस तरीके के और भी वीडियोस मैं लाता रहूं, तो चैनल के साथ बने रहना। आगे चल के मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।